Hello guys, welcome you all to my channel. I am Kanika and as I have already informed you that our next video will be on Montreal Protocol as you can see here. तो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको PDF ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ नेट के फर्स्ट पेपर का, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज़ रिलेटेड टू अवर फर्स्ट पेपर UGC नेट JRF का जो फर्स्ट पेपर होता है ये उससे रिलेटेड है। और इसका जो फर्स्ट पेपर है इसके यूनिट 9 में आपको सीधे सीधे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और एनवायरनमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 का, और इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे नियम कानून हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन का जो क्षरण होता है वो क्या है, और इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन यानी जब ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है, उसका क्षरण हो जाता है या उसमें छेद हो जाता है, तब हमारे इस प्लेनेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने 2 डेट्स लिखी हुई हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, 16 सितंबर 1987 को कुछ देश इकट्ठे होते हैं, और क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लगभग 1989 के लगभग का है। तो आप सोचिए कि जब आज 2020 में इतना ग्लोबल वार्मिंग का कि बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, तो उस समय 1987 और 89 के बीच तभी देशों को ये अनुभव हो गया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसके प्रभाव हमारी पृथ्वी पर क्या होंगे। इसलिए कुछ देशों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग कहाँ हुई, हेलसिंकी में। ठीक है, अब इन्होंने मिलके क्या डिसीजन लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें CFC का जो उत्पादन है यानी इसको बनाने की प्रक्रिया और इसका जो यूज़ है उसे अगले 10 वर्षों में उसे हमें कम करते जाना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें अगले 10 वर्षों में इस CFC को कम करना है। दूसरी एक चीज़ थी मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का जो उत्पादन है वो समाप्त कर देना था। तो यहाँ 2 चीज़ आती हैं कि जो CFC है उसे 10 वर्षों के अंदर उसका उत्पादन और उसका प्रयोग दोनों ही कम करते जाने हैं, और जो मिथाइल ब्रोमाइड है इसके उत्पादन को समाप्त करना है। इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई। अब इन देशों ने, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ये लोग इस बात पे एग्री हो गए कि 10 वर्षों में इसका उत्पादन कम करना है और मिथाइल ब्रोमाइड को समाप्त करना है। 1987 में एग्री हुए, और ये जो एग्रीमेंट आया यह आया 1 जनवरी 1989 यानी 1989 को। तो देखिए, ओजोन का जो हम दिवस मनाते हैं, ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को। और ये क्वेश्चन आपने नेट के जो पेपर्स आते हैं उसमें बहुत बार देखा होगा। इसमें सीधे सीधे पूछा जाता है कि ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, और भी बहुत सारे दिन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है 16 सितंबर को, क्योंकि सभी देश एग्री हो गए थे, इसलिए हम इस दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये मॉन्ट्रियल क्या है, ये कनाडा में एक शहर है। क्योंकि ऐसा होता था कि जब कोई भी संधि, कोई सम्मेलन या कोई नियम प्रोटोकॉल ऐसा बनाते थे और जिस भी शहर में इसकी मीटिंग होती थी, तो उसी शहर के नाम पर
ये प्रोटोकॉल का नाम रख दिया जाता था। इसी तरह से ये मॉन्ट्रियल में जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, तो ये एक जगह है कनाडा में। अब हम देख लेते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। वैसे मैं आपको इमेजेस के माध्यम से ये समझाऊंगी, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा अंदाज़ा ले सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ। अर्थ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर की एक, ये ट्रोपोस्फेयर है, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। ये देखिए, यहाँ ये हमारी पृथ्वी है, ये जो है हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल, इसकी जो सीमा है ये है लगभग पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर, यानी हम ऐसे ऊपर जाते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर तक ये सीमा पाई जाती है। अब इस सीमा में आप यहाँ बादल बने हुए देख रहे हैं, बारिश हो रही है ना। यहाँ बादल बने हुए, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बारिश है ये इसी एरिया में, मतलब इसी सीमा के अंदर होती है। जो हम बादल देखते हैं वो इसी सीमा के अंदर बनते हैं और यहीं बारिश होती है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। आपको इनके हिंदी और इंग्लिश के नाम दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने क्या हिंदी का नाम नहीं दिया था, उन्होंने दिया था स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो सीमा है यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये और ये, इन दोनों के बीच में आप एक लेयर देख रहे हैं, ये वाइट कलर की जो लेयर है इसी को कहते हैं ओजोन लेयर, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। यही ओजोन लेयर है। यहाँ जैसे सन है और यहाँ से जो रेज़ आएंगी वो सीधे इस ओजोन लेयर से टकराएंगी और ये लेयर इन रेज़ को पृथ्वी पर आने से रोकेगी। तो दोस्तों होता क्या है कि जो भी हम फ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, तो ये सब गैसेस जो हैं ये इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं और इसके परमाणुओं को तोड़कर, जो आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें तोड़कर यहाँ छेद कर देती हैं। उसी को हम कहते हैं ओजोन होल। तो जब होल हो जाएगा तो ये यूवी रेज़ डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर एंटर कर सकेंगी, और अगर ये हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं तो उससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक बात और कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल, इसमें एक बादल बनते हैं जिसे हम कहते हैं मदर, लेट मी चेंज द कलर, उसे कहते हैं मदर ऑफ पर्ल। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मदर ऑफ पर्ल का बादल यानी PERL, मदर ऑफ पर्ल बादल का निर्माण किस में होता है? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ओजोन लेयर किसके बीच पाई जाती है? तो आंसर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन बस यही आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में एग्ज़ाम जो है वो टफ़ पे टफ़ हो रहे हैं, क्योंकि कोर्स बढ़ रहा है, एस्पायरेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आए थोड़ा सा पढ़िए और एग्ज़ाम दे दिया, लगातार मेहनत कर रहे हैं और कट ऑफ निरंतर हाई पे हाई जा रही है। मतलब अब JRF की बात करें तो वो कट ऑफ बढ़ रही है लगातार। बहुत ही कम ऐसा कोई साल होता होगा जब JRF कम पर जाए। तो नेट पास करना तो फिर भी इजी है, लेकिन JRF के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक वो उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना केवल कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है
जो जो चीज़ें यहाँ मैंने बताई हैं सब आप कॉपी में या तो नोट कर सकते हैं। और मीजोस्फेयर यानी मध्यमंडल, इसके ऊपर एक है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम कहते हैं बाह्य मंडल। अच्छा देखिए, ये जो मीजोस्फेयर है इसकी सीमा दी हुई है यहाँ पे 50 से 80 किलोमीटर। आप देख सकते हैं इसकी सीमा यहाँ पे कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। लेकिन ये जो एक्सोस्फेयर है इसकी सीमा 700 से 1,90,000 किलोमीटर दी हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी ऊपरी सीमा ज्ञात नहीं है। तो आपने देखा कि ओजोन लेयर क्या है। चलिए अब समझते हैं कि ओजोन किस तरह से हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ ये मैंने सन बनाया हुआ है, इससे डायरेक्ट यहाँ रेज निकलती हैं और ये रेज यानी यूवी रेज हमारी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक होती है। किस लिए हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक है, इससे क्या हो सकता है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, ये एक लेयर बना के इन रेज को यहाँ पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब इस लेयर को नुकसान कैसे पहुँच रहा है ये देखते हैं। तो विशेषज्ञों ने जब इस बात पे चिंतन किया और बहुत सारे शोध हुए तब उन्हें पता चला कि क्लोरीन और ब्रोमीन ये जो हैं दोनों तत्व ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जब पृथ्वी पे बनती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो ये मिलके इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी कारणवश ये ओजोन लेयर में छिद्र हो जाते हैं। इन्हीं छिद्रों से ये यूवी रेज निकल के पृथ्वी पे आ जाती हैं और जब ये पृथ्वी पे आती हैं तो बहुत तरह से हमारी पृथ्वी पर ये नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन लेयर अगर क्षरण होता है ओजोन लेयर का और इसमें छेद हो जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखिए। एक तो फसलों को नुकसान हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी स्किन से टकराएगी, गाड़ियों का रंग उड़ जाता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है और आँखों की बीमारी इससे हो सकती है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अगर ओजोन हमारी पृथ्वी यूवी रेज हमारी पृथ्वी पर आती हैं और ओजोन लेयर इसे नहीं रोक पाती तब क्या हो सकता है। तो इनमें से आपको हो सकता है ऑप्शन में से चूज़ करना पड़े कि क्या परेशानियां हमारी पृथ्वी पर हो सकती हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि क्लोरीन और ब्रोमीन ये बहुत खतरनाक हैं ओजोन की लेयर के लिए, यानी O3 के लिए ये बहुत खतरनाक है। तो क्लोरीन का एक परमाणु, यानी ये कितनी खतरनाक है ये बता रहे हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को, यानी इसका एक परमाणु और इसके 1,00,000 अणु ये दोनों बराबर होते हैं। यानी इसमें इतनी ताकत है इसमें कि ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। इससे पता चलता है कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का उत्पादन और इसका फैलाव ज़्यादा होता है उससे क्या होगा, ये जो ओजोन की लेयर है ये इससे टकराएंगी और इसके अणुओं को समाप्त करेंगे। यानी कि जितनी जल्दी ये लेयर बन नहीं पा रही है उतनी उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी दुगनी स्पीड से ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। इन्होंने ये भी बताया कि अगर मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितने भी इन्होंने नियम कानून बनाए इन्होंने चरणबद्ध तरीके से देशों को नियम बताए कि आपको अपने जो भी आप अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं उसमें इस उत्पादन को कम करिए, मतलब उत्पादन को कम मत करिए लेकिन उससे जो गैस निकलती है ये CFC उसे कम करना है। CFC निकलती किससे है, आप अपने घर में फ्रिज यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आप AC यूज़ करते हैं, फोम की जितनी चीज़ें होती हैं, सोफ़ा है जैसे ये फोम से बनता है, तो ये पेंट है, इन सब से CFC गैस निकलती है।
और ये O3 के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। CFC के अलावा ये आप देख सकते हैं HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। यानी इन्होंने जब विशेषज्ञों ने बार बार शोध किया तब उन्हें पता चला कि केवल क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर CFC ही नहीं, इसके अलावा HFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी ओजोन के क्षरण में जिम्मेदार है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो उम्मीद है कि 2050 तक ये ओजोन में जितने छेद हैं वो भर जाएं। अब आप सोचिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1989 में और अभी चल रहा है 2020 और तब से देखिए अब तक ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, उसमें कमी नहीं आई है। तो इनका ये जो गोल था कि हम 2050 तक अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यानी 2050 तक हम ओजोन के छिद्र को भरने में कामयाब होंगे। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, देश विकास कर रहे हैं और विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है? इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो केवल आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, जैसे कोई आप CBD का समझ लीजिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर आप क्योटो प्रोटोकॉल है और रियो सम्मेलन है, आपका स्टॉकहोम है। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम है। तो केवल नाम से हम गैस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती है जो गैस कर ली जाती हैं, लेकिन आप गैस नहीं कर सकते कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसके बाद एक आता है किगाली समझौता, ये भी आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है। साथ ही आपसे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ओजोन का ये दिवस है जो कब मनाया जाता है। लेकिन ये जो आपका जो पूरा टॉपिक है मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम टॉपिक का आंसर डायरेक्ट तो याद कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें उसके बारे में डिटेल में कुछ भी पता होता है तो हमारे लिए आंसर को याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लाया गया, ओजोन लेयर क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये क्या है, और ओजोन किससे क्षतिग्रस्त होती है, ओजोन की जो लेयर है, हमें क्यों उत्पादन कम करना है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।